हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल लिस्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके दो गुणों को लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दो क्वेश्चन, एक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूसरा है दो गुण कौन कौन से है वो लिखना है। तो आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा बताती है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता की जो दिशा बताती है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके दो गुण हैं। फर्स्ट गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, यानी ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर खत्म होती है, यानी माइनस पे खत्म होती है। सेकेंड है कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी जो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं है तो एक दूसरे के ऐसे करके नहीं काटती है, वो सीधे रहती है और एक दूसरे को नहीं काटती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है प्रतिरोधकता ताप पर, चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से बढ़ती और ताप के घटने से घटती है। किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा डॉट टी, जहाँ पर रो 0 बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता और रो टी बराबर है टी डिग्री ताप पर प्रतिरोधकता। अल्फा है नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, जिसका मात्रक प्रति के होता है, यानी के पर पावर -1 होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से वो बढ़ता है और घटने से घटता है। धातु की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करने का जो समीकरण है वो व्यक्त करता है। समीकरण फिर से दोहरा दे रहे, रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा डॉट टी। अब जहाँ पे रो 0 बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता और रो टी बराबर होता है टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। अल्फा है नियतांक है जिसे हम लोग ताप गुणांक कहते हैं, जिसका मात्रक होता है प्रति के। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है। तो आइए इसे देखते हैं। चुंबक को दो विशिष्ट गुणों से परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट है आकर्षण गुण और सेकेंड है दैशिक गुण। तो आइए देखते हैं। जिसके कारण उसमें चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे हम लोग आकर्षण गुण कहते हैं। और दैशिक गुण जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दृष्ट रहता है, उसे हम लोग दैशिक गुण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है। तो फर्स्ट है आकर्षण गुण, सेकेंड है दैशिक गुण। आकर्षण आते ही आप लोग को मालूम होगा कि वो अपनी ओर आकर्षण करता है, खींचता है। तो आकर्षण गुण वह है जिसमें चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, क्षमता रखता है, उसे हम लोग आकर्षण गुण कहते हैं। दैशिक गुण जिसके कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जो दृष्ट रहता है उसे हम लोग दैशिक गुण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुण को लिखे। तो आइए देखते हैं। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं।
एक बार और रिपीट करते हैं। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसके दो गुण होते हैं। पहला है आवेश योगात्मक होते हैं, दूसरा है आवेश संरक्षित होते हैं। तो इसके दो गुण भी हो चुके हैं और विद्युत आवेश क्या है वो भी हो चुका है। तो एक बार और रिपीट करते रहे। भौतिक राशि मतलब विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसके दो गुण है, एक है आवेश योगात्मक होते हैं, योगात्मक, और दूसरा होते हैं आवेश संरक्षित होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? कूलॉम के नियम निम्नलिखित सीमाएं हैं। फर्स्ट है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। मतलब जो कूलॉम नियम की सीमाएं हैं वह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सही है। सेकेंड है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। थर्ड है, यह नियम 10⁻⁻14 m से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो इसमें 3 सीमाएं दिए हुए हैं। पहला है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सही है। सेकेंड है, केवल स्थिर जो आवेश रुका होता है एक जगह पर उसके लिए ये नियम लागू होता है। और थर्ड है, जो 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी पर होता है उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किरचॉफ के नियम को लिखें। किरचॉफ के नियम को लिखना है इस क्वेश्चन में। किरचॉफ का नियम विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम को दिए हैं जो इस प्रकार है। किरचॉफ का नियम जो है वो विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करने के लिए ये नियम को दिया है। किसने? किरचॉफ ने। तो उन्होंने 2 नियम दिए हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। तो दोनों नियम को देखेंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए इस पर और ध्यान से देखिए। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे एक इधर से आ रहा है बिंदु और एक इधर से आ रहा है, दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा रही है और दोनों के जो बीच में मिलता है वो उसका योग 0 होता है। आगे देखते हैं। बिंदु की ओर जाने वाली धारा धनात्मक एवं बिंदु से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है जो चित्र में दिखाए गए हैं। जो बिंदु की ओर आती है वो क्या होता है? वो धनात्मक होता है और जो बिंदु से दूर जाती है वो ऋणात्मक होता है। आगे है I1 + I2 - I3 - I4 = 0, जो कि विद्युत धारा का जो बीजगणितीय योग होता है जो 0 होता है। तो वहां पे दिया हुआ है बराबर में 0। यहाँ पे है I1 + I2, जितने भी प्लस वाले हैं I1 और I2, ये जो I1 है और ये I2 है वो आ रहे हैं बिंदु के पास आ रहे हैं तो ये धनात्मक हुए, और I3 और I4 बिंदु से दूर जा रहे हैं तो ये माइनस में हुए। तो I1 और I2 दोनों प्लस में जाएंगे और बराबर में 0 था तो उसके जगह पर I3 और I4 भी प्लस में कर देंगे, क्योंकि बराबर के बाद जो माइनस में होता है उसको प्लस में कर देते हैं। तो चलिए पहला नियम में तो देख लिए, आगे और देखते हैं। पहला नियम हो चुका है। दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु विद्युतीय परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब ये जो दूसरा नियम है, किसी बंद विद्युतीय परिपथ के जो प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे हुए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। चित्र से बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीज योग बराबर I1 R1 + I2 R2 - I3 R3 होता है। तो हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, यहाँ पे फिगर देख रहे हैं आप लोग। ये जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम का जो गणितीय रूप है इसमें फिगर दिया हुआ I1 और R1 है। यहाँ पे R2 I2 और R2 भी है।
I3 और R3 भी है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है वो किरचॉफ का दूसरे नियम का फिगर है। तो देखते हैं इसमें आगे। यहाँ पे ये फार्मूला बनता है I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 होता है। आगे में है परिपथ में लगा विद्युत वाहक बल बराबर एप्सिलॉन। किरचॉफ के अनुसार एप्सिलॉन बराबर I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R2। ये फार्मूला है किरचॉफ का दूसरा नियम का। और फर्स्ट में है I1 प्लस I2 और बराबर में है I3 प्लस I4। ये किरचॉफ का पहला नियम का है। दूसरा है I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। ये किरचॉफ के दूसरे नियम हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से क्या समझते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध जहाँ पे उसका चिन्ह मार्क जो होता है वो R है। चालक की लंबाई L दिया हुआ है के समानुपाती, यानी चालक के समानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जिसको A से प्रदर्शित किया गया है काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालक से क्या समझते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका जो फॉर्मूला है R अल्फा L बाई A, R अल्फा L बाई A, जिसको अल्फा को हटाएंगे तब आएगा R इक्वल टू फाई L बाई A। ये फार्मूला बनेगा। आगे देखते हैं। आगे में है जहाँ फाई का मतलब फाई एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। चालक का प्रतिरोधकता जो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग फाई से यानी रो से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी रो होगा, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। समीकरण फर्स्ट से जो समीकरण उधर प्राप्त हुआ है R बराबर रो L बाई A, उसे जो यहाँ पे बना है रो बराबर RA बाई L, ये दूसरा समीकरण बना है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आगे है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग विद्युतीय चालकता को सॉल्व करते हैं। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। यानी किसी जो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग विद्युतीय चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता को हम लोग कैसे सूचित किया जाता है। अतः विद्युत चालकता इसके आगे भी है। अतः विद्युत चालकता के बराबर 1 बाई रो, ये फर्स्ट समीकरण है। सेकेंड है के जहाँ पे रो का मान दिया हुआ था रो बराबर RA बाई L। अब हम लोग उस फार्मूला को यहाँ पे रखेंगे तो के बराबर 1 बाई RA बाई L। अब इस फार्मूला को रखें तब यहाँ पे प्राप्त होगा हम लोगों को के बराबर L बाई RA। L ऊपर चला जाएगा तो ये फार्मूला हम लोग को प्राप्त होता है के बराबर L बाई RA। तो ये क्वेश्चन मतलब ये हम लोग का दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरण से विद्युतीय चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। विद्युत चालकता का ऐसा ही मतलब होता है प्रति ओम प्रति मीटर या फिर प्रति ओम या फिर मतलब ये तो क्या बोलते हैं जिसे प्रदर्शित करते हैं वो है और यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। तो प्रति ओम प्रति मीटर या फिर हम लोग एम प्रति होम कह सकते हैं। होम होता है। ये 3 मात्रक दिए हुए हैं। आप लोगों को जो पसंद आ रहा है वो आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर या फिर हम लोग ओम प्रति मीटर ये भी हो सकता है या फिर एम प्रति
ओम्स भी हो सकता है। तो ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों सेम ही है, बस अंतर है क्योंकि यहाँ पे उसके चिन्ह से सूचित किया गया है, इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ ओम लिख दिया गया है और यहाँ पे पहले मीटर और फिर ओम लिख दिया गया है। तो तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये क्वेश्चन ये जो फार्मूला है वो मैथमेटिक्स में बनाने में आप लोग को हेल्प होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिरोधकता एवं विद्युत चालकता से क्या समझते हैं, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, शल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्राहिता को समझाइए। तो आइए देखते हैं। चुंबकीय शैल ग्राफ लूप चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र का पीछे टूट जाने की क्रिया शैथिल्य कहलाता है। शैथिल पृष्ठ क्या है वो पूछा गया है, तो चुंबकीय शैथिल ग्राफ, ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ये शैथिल ग्राफ है। चुंबकन तीव्रता का जो चुंबकन क्षेत्र के जो पीछे टूट जाने की जो क्रिया होती है, जो पीछे से टूट जाती है, वो क्रिया शैथिल कहलाता है। शैथिल का प्रभाव यह होता है कि जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ये है शैथिल का प्रभाव। यानी शैथिल का जो अपना प्रभाव होता है वो जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है उसमें जितनी भी ऊर्जा लगती है, उसको जितना ताकत लगता है वो वापस प्राप्त नहीं होता है। आगे है ऊर्जा में यह कमी शैथिल ह्रास कहलाता है। जो ऊर्जा की कमी होती है वो शैथिल ह्रास कहलाता है। यह ऊर्जा पदार्थ में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जो ऊर्जा जो होती है वह पदार्थ में ऊष्मा यानी गर्मी के रूप में प्रकट होती है। पदार्थ की प्रति एकांक आयतन तथा प्रति चक्कर के लिए शैल ह्रास यानी शैथिल वर्ष LH कर्व के क्षेत्रफल के बराबर होती है। आगे है धारणशीलता। जब चुंबकीय बल घटकर शून्य हो जाती है तब अविश चुंबकत्व का मान धारणशीलता कहलाता है। रिटेंटिविटी यानी ये धारणशीलता किसे कहते हैं, तो जब चुंबकीय बल घटकर कम होकर शून्य हो जाती है तब अविश चुंबक का जो मान होता है उसे हम लोग धारणशीलता कहते हैं। लास्ट है निग्राहिता यानी कोरेसिविटी। निग्राहिता उस व्युत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है जो चुंबकीय पदार्थ पर इस तरह आरोपित किया जाता है ताकि वह आवेश चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर दे। निग्राहिता वह है जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो चुंबकीय पदार्थ पर इस तरह आरोपित किया जाता है कि उसका जो अवशेष बचा हो चुंबकत्व को घटाकर जब तक ले वो शून्य न कर दे तब घटाकर शून्य कर देता है, यानी चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर देता है, उसे हम लोग निग्राहिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिस राशियों से प्राप्त होता है उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। यानी जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है और जो दिशा होता है उसका ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उस स्थान को हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। ये तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है दिक्पात, सेकेंड है नाती या नमन, थर्ड है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, और पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा पूर्ण रूप से ज्ञात होता है किनके थ्रू, राशियों के थ्रू हम लोग को प्राप्त होता है, उस स्थान को हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसको 4 गुणों में लिखें। तो आइए देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे को लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे हैं जो एक दूसरे को लंबवत तल यानी लंबा जो तल होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो वक्रीय दोलनों से बनी होती है, ये दोलन तरंग संरचना की दिशा में लंबवत होती है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसके 4 गुण लिखने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग गति और जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो गति भी करते हैं और उसके चुंबकीय क्षेत्र के जो परस्पर क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो परस्पर जो लंबाई मतलब जो रेखा होती है वो लंबवत होती है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग में E तथा B का अनुपात एक निश्चित मान होता है। यह अनुपात प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ये फॉर्मूला है E/B = C। ये इसको निरूपित करता है, यानी समीकरण है ये, जो अनुपात है जो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। थर्ड है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। वो है C = 1/√μ0 और ε0। ये फार्मूले है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल को सूत्र में दी जाती है। फोर्थ है विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। तो फोर्थ भी हो चुके हैं, मतलब 4 गुण हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात लिखे। तो आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखना होता है क्योंकि अनुपात है ना, तो हम जानते हैं UE = 1/2 ε0 E² होता है। ये फर्स्ट समीकरण है। सेकेंड है UB = 1/2 B²/μ0। ये सेकेंड समीकरण है। आगे है तो आगे है μE/UB। जब μE/UB करेंगे तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबको एक समान मिलाना है। तो μ0 ε0 E² ऊपर आ जाएंगे और बाई में B² आ जाएंगे, जहाँ पे यानी μ0 और μ0 दोनों में है तो ये साइलेंट चले जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। आगे है चूंकि μ0 E0 ε0 = 1/c² तथा E = CB, तो अतः UE/UB = 1/c² × c²। तो c² से c² कट जाएगा तो बचेगा 1। तो ये प्रूव्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऊर्जा का घनत्व के अनुपात को लिखे, तो ये प्रूव्ड हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताइए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रमिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इनकी शर्तें को बताइए। तो पहले हम लोगों इसके बारे में जानते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, यहाँ पे नीचे फिगर दिए हुआ है, देखिए उसको ध्यान से, एवं आपतन कोण का मान क्रमिक कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए इनके शर्तों को देखते हैं। इनके निम्न शर्त है। फर्स्ट है प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फर्स्ट शर्त। सेकेंड है आपतन कोण का मान क्रमिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये सेकेंड है। तो इसी लाइन में हम लोग को मालूम हो चुका था ये 2 शर्त। यहाँ पे लिखा हुआ था प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और ये आपतन कोण का मान जो क्रमिक कोण से बड़ा हो जाता है, मतलब आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रमिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो ये 2 शर्त इसमें मालूम हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रमिक कोण को परिभाषित करें। सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रमिक कोण कहा जाता है, यानी जो सघन माध्यम में आपतन कोण होता है उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये नीचे जो है वो सघन माध्यम है, ऊपर है जो विरल माध्यम है। तो
जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। यदि क्रमिक कोण का मान IC हो तो रूनेल के नियम से R बराबर 90 डिग्री, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R2, ये है रूनेल के नियम। आगे है μ1 साइन IC बराबर μ2 साइन 90 डिग्री, म्यू साइन IC बराबर 1 इंटू 1, तो साइन IC बराबर 1/μ। अब ये फर्स्ट समीकरण हो गए, साइन IC बराबर 1/μ। IC बराबर माइनस साइन, क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में पहले से ऑलरेडी है 1/μ। समीकरण 2 की मदद से क्रमिक कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था क्रमिक कोण को परिभाषित करना है, बस इतना ही था, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए, वो भी सही है एग्जाम के बेसिस से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बतावे। तो आइए देखते हैं। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, जबकि पदार्थ तरंग डी ब्रोगली तरंगे होती है। इसमें अंतर देखना था, तो पहला है प्रकाश तरंग विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं, लेकिन जो पदार्थ तरंग होती है वो डी ब्रोगली तरंगे होती है। सेकेंड है प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, यानी प्रकाश का जो तरंग जो है प्रकाश तरंग, उसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। लेकिन जो पदार्थ तरंगदैर्घ्य है उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p से प्राप्त किया जाता है, जहाँ पर p बराबर संवेग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अंतर पूछ रहा था, तो इसमें दो अंतर दिए। पहला है प्रकाश तरंग विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं और पदार्थ तरंग जो होता है डिब्रोगलिक तरंगे होते हैं। दूसरा है प्रकाश तरंग जो होते हैं वो प्रकाश तरंगदैर्घ्य के बराबर होते हैं, लेकिन पदार्थ तरंगदैर्घ्य जो होते हैं जो लैम्डा बराबर hp से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स किरण, यहाँ पे एक्स है, ये नहीं दिख रहा होगा आपको। एक्स किरण के उपयोग को लिखें। तो आइए देखते हैं। एक्स किरण के हम लोग दो उपयोग लिखेंगे। पहला है एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का जो उपयोग किया जाता है वो चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा है एक्स किरण द्वारा क्रिस्टलों की और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। एक्स किरण के थ्रू हम लोगों को क्रिस्टल की और इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षाएं होती है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय घनत्व से क्या समझते हैं। तो प्रयोग द्वारा ऐसा पाया जाता है कि नाभिक का आयतन जो होता है भी उसे परमाणु की द्रव्यमान संख्या a का समानुपाती होता है, अर्थात जो भी होते हैं वो अल्फा a होते हैं। अल्फा a क्योंकि भी का मान है 4/3 पाई r/3 और अल्फा a। अब हम लोग r3 अल्फा a ये निकालिए, तो r बराबर अल्फा a पर पावर हो जाएगा 1/3। अब r बराबर जो हो गया r0 a 1/3 ये आ गया, जहाँ पर r0 का मान होता है 1.2 फर्मी होता है। इसे नाभिक का घनत्व भी कहा जा सकता है, मतलब ज्ञात किया जा सकता है। इससे नाभिक का जो घनत्व होता है 10⁻17 kg/m³ होता है। मीटर क्यू की कोटि का होता है। ये जो नाभिक का घनत्व है इतना होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा और थोड़ा आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है नैज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में अंतर लिखें। तो आइए देखते हैं। नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। इसे तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है। नैज अर्धचालक को तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है और ये शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं उसे हम लोग नैज अर्धचालक कहते हैं। दूसरा है अपद्रवी अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाए इससे चालकता बहुत ही बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को अपद्रवी अर्धचालक कहा जाता है। अपद्रवी अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अपद्रवी अर्धचालक उसे कहते हैं जहाँ पे शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाता है, उससे चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। तो ये भी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है उन दो कारकों के नाम लिखे जिसे टीवी टावर
द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रयास बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है टावर की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा है प्राप्त एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर जिससे यह प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा अवरुद्ध कर सके, उसे हम लोग सिग्नल का प्रयास बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रांसफार्मर में ताम क्षय को समझावे। तो आइए देखते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है जिसे ताम्र क्षय कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में जो प्रथम कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली होती है, तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है और जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उस ऊष्मा को हम लोग उस क्षय को हम लोग ताम्र क्षय कहते हैं। तो ट्रांसफर में ताम्र क्षय को समझाना था, तो वो भी हो चुका है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पाश्चन श्रेणी से क्या समझते हैं। पाश्चन श्रेणी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं n बराबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 8, 9 आदि तक होते हैं। यह निम्न कक्षा n बराबर 3 में लौटता है। इसे प्राप्त श्रेणी पाश्चन श्रेणी कही जाती है। यानी जो 4, 5, 6, 7, 8 ये जो होती है कक्षाएं, वो उससे कम कक्षाएं के पास आती है, यानी उससे कम होते 3, 2, 1 उनके पास जब ये लौटती है उस समय जो प्राप्त होता है श्रेणी, उस श्रेणी को हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। पाश्चन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। तो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम कुछ आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ नोट्स डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।